क्या आप जानते हैं भारत हर साल करीब 1 करोड़ टन यूरिया आयात करता है। लेकिन अब सरकार ऐसा यूरिया बनाने की तैयारी कर रही है जिसमें न प्राकृतिक गैस लगेगी, न ही भारी कार्बन उत्सर्जन होगा। इसे कहते हैं ग्रीन यूरिया। आखिर यह बनता कैसे है और किसानों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। अगर मैं कहूं कि भविष्य में यूरिया फैक्ट्री को चलाने के लिए गैस नहीं बल्कि सूरज और हवा की ऊर्जा इस्तेमाल होगी, तो क्या आप यकीन करेंगे, भारत अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि ग्रीन यूरिया क्या है और सरकार इसका रोडमैप क्यों बना रही है। आज भारत की खेती यूरिया पर निर्भर है, लेकिन इस यूरिया का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। सोचिए, अगर यही यूरिया भारत में स्वच्छ ऊर्जा से बनने लगे तो किसानों को भी फायदा होगा और पर्यावरण को भी। यही है ग्रीन यूरिया मिशन की कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन यूरिया आखिर होता क्या है। सामान्य यूरिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन ग्रीन यूरिया प्राकृतिक गैस की जगह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उपयोग किया जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन को सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से पानी को विभाजित करके किया जाता है। यही कारण है कि इसे पर्यावरण के अनुकूल यानी लो कार्बन यूरिया भी कहा जाता है। सोर्स की अगर हम बात करें तो पीआईबी एंड ऊर्जा विभाग हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। पेपर 3 सिलेबस में पेपर 3 भारतीय कृषि सतत विकास, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कंटेक्स्ट तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने पहले वाणिज्यिक ग्रीन यूरिया उत्पादन के लिए व्यवहारिक रोडमैप जो है नोएडा स्थित पीडीआईएल मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। वर्तमान अगर हम बात करते हैं तो प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन पारंपरिक जो है यूरिया आयात हम करते हैं। हमने देख लिया, उद्देश्य जो है आयात निर्भरता को समाप्त करना है और भारतीय कृषि को वैश्विक भू राजनीति और प्राकृतिक गैस की कीमतों के झटकों से सुरक्षित करना है। ग्रीन यूरिया आखिर है क्या, तो हमने देखा कि नवीकरणीय ऊर्जा से हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से N2 से जो है हरित और ग्रीन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगी और हरित यूरिया, ठीक है। यहाँ से CO2 का सदुपयोग किया जाएगा। तो प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाती है और उद्योगों से प्राप्त CO2 का सदुपयोग करती है। स्टैटिस्टिक्स बजटीय एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 19,744 करोड़ का बजटीय आवंटन है, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु स्वीकृति। ये आपको ध्यान रखना है कि 19,744 करोड़ रुपया जो है, ठीक है। अब देखिए, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो हर साल लगभग हम 1 करोड़ टन यूरिया आयात करते हैं। 2070 तक हमें नेट जीरो लक्ष्य रखना है, गैस आयात पर निर्भरता हमें कम करना है और किसानों की स्थिरता की आपूर्ति करनी है, ये पता होना चाहिए। अब सरकार जो है क्या कर रही है, तो 19,744 करोड़ का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में के तहत जो है पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु स्वीकृति है। 7.24 लाख मीट्रिक टन वार्षिक खरीद यानी से की भारतीय सौर ऊर्जा निगम मोड 2A के तहत ई रिवर्स नीलामी के माध्यम से सालाना हरित अमोनिया खरीद की जाएगी और CO2 के विशाल मांग यानी मानक 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले ग्रीन यूरिया संयंत्रों को फीड स्टॉक के रूप में 10 लाख मीट्रिक CO2 की आवश्यकता हो। यानी आप बोल सकते हैं कि सेकी द्वारा ग्रीन अमोनिया खरीद, PDIL को EOI बैठक, तो इम्पेरेटिव वाई और रोड मैप इज नीडेड। रोड में आवश्यकता क्यों है, तो देखिए वही हमने बोला कि नेट जीरो है 2070 तक, यानी जो कार्बन गहन हमारा है उद्योग, तो जलवायु प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए इसका हरित रूपांतरण अनिवार्य है। बुनियादी ढांचों का आधुनिकीकरण, यानी 30 वर्ष से अधिक पुराना जो है भारत के घरेलू रासायनिक और यूरिया संयंत्र जो है 30 वर्ष से अधिक पुराना है। नई तकनीक और ग्रीनफील्ड इकाइयों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। CCUS प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण, यानी जो है मॉडल थर्मल पावर, स्टील, सीमेंट कैप्चर की गई CO2 को एक रेडीमेड बाजार प्रदान करता है। वहीं पर उठाए गए नीतिगत और तकनीकी कदम की अगर हम बात करते हैं तो पुदीमाडा का 150 TPD पायलट प्लांट,
यानी आप बोल सकते हैं कि पुदीमा का पायलट प्लांट के जो है आंध्र प्रदेश के पुदीमाडाका ग्रीन हाइड्रोजन हब में एनटीपीसी के अनुसंधान नेत्र द्वारा विकसित यह पायलट जो है प्लांट जो है देश के लिए तकनीकी मानक स्थापित कर रहा है। विभेदक सब्सिडी यानी डिफरेंशियल सब्सिडी की बात अब वहीं पे करते हैं। तो ग्रीन अमोनिया को उच्च उत्पादन लागतों को कम करने के लिए सेकी इसे खरीदेगा। उर्वरक कारखानों को समान ग्रे अमोनिया की बाजार कीमतों पर देगा और अंतर जो है इसका उर्वरक विभाग वहन करेगा। ठीक है, तो 10 वर्ष की दीर्घकालिक अनुबंध की अगर हम बात करते हैं तो देखिए निवेशक जो हैं उनका विश्वास बढ़ाने के लिए ग्रीन अमोनिया प्रोक्योरमेंट जो है एग्रीमेंट गापा के माध्यम से 10 वर्ष के लिए नगद प्रोत्साहन गारंटी की गई है। सृजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रोलाइजर निर्माता और जो नवीकरणीय ऊर्जा विक्रेता है उसको सुचारू रूप से समन्वय और केंद्रीकृत डेटाबेस की शुरुआत करना है। क्रिटिकल चैलेंजेज इन इंटीग्रेशन, तो देखिए इसके प्रमुख चुनौतियां क्या है। तो उच्च लागत यानी हरित अमोनिया का उत्पादन पारंपरिक प्राकृतिक गैस आधारित अमोनिया की तुलना में अधिक महंगा है। लॉजिस्टिक यानी बिखरे हुए संयंत्रों से 10 लाख मीट्रिक CO2 एकत्र कर प्लांट तक पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा की कमी है। और ऊर्जा निरंतरता यानी सौर पवन की अंतरायिकता यानी के कारण 24/7 जो है रासायनिक संश्लेषण में बाधा हो सकती है। संशोधन की उच्च पूंजीगत भी व्यय है, मतलब हाई कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पुरानी यूरिया इकाई को शुद्ध हरित हाइड्रोजन इनपुट सुरक्षित से रूप में संसाधित करने के लिए अपग्रेड करना इंजीनियरिंग की बेहद जो है जटिलता है। वहीं पर अगर हम वे फॉरवर्ड की बात हम करते हैं तो देखिए सिंपली ग्रीन यूरिया बनेगा कैसे। तो रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला के ग्रीन अमोनिया बनाएंगे और ग्रीन अमोनिया प्लस CO2 ग्रीन यूरिया बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें चुनौतियां क्या है। तो लागत ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइजर महंगे है, रिन्यूएबल पावर की निरंतरता उपलब्धता और CO2 ट्रांसप्लांट। चलिए आगे वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो सेकी का रिवर्स नीलामी में तेजी लाना, यानी निजी निवेशकों को स्पष्ट बाजार प्रवेश बिंदु निगम करने के लिए NGHM मोड 2A के तहत निविदाओं को तेजी से निष्पादित किया जाए। सीओ अब एकीकृत कार्बन कैप्चर हब, तो निरंतर CO2 की निरंतर आपूर्ति के लिए थर्मल पावर स्टील क्लस्टरों के पास ठीक समर्पित औद्योगिक कार्बन कैप्चर सिस्टम स्थापित किया जाए। हरित ऋण और विशेष वित्त पोषण, तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इसे ग्रीनफील्ड परियोजना को कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया जाएगा। तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये जो है एक NBFC है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है किसके लिए फाइनेंस कर रही है। तो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया। समर्पित उच्च वोल्टेज गलियारे की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइजर केंद्रों को निरंतर बिजली देने के लिए विशेष ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यानी आप ऐसे बोले कि ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा, कार्बन कैप्चर हो जाएगा, लो कॉस्ट फाइनेंस हो जाएगा, रिन्यूएबल ग्रिड बनाया जाएगा। ठीक है, की कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ कीवर्ड है यूपीएससी के पर्पज से आप इसे देखें। सतत विकास से इसका जुड़ाव की अगर हम बात करते हैं तो SDG 2 भूखमरी की समाप्ति टिकाऊ की, तो मिट्टी के स्वस्थ और जीवाश्म ईंधन में रसायनों से बचाना है। SDG 13 यानी कृषि और उर्वरक क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करना है, यानी जलवायु कार्रवाई। ठीक है, मेंस के पर्पज से आप क्वेश्चन इसको करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं अगर हम देखें तो अगर भारत इस रोड मैप को सफलतापूर्वक लागू कर लेता है तो आने वाले वर्षों में यूरिया आयात में बड़ी कमी आ सकती है, किसानों को अधिक स्थिर आपूर्ति मिलेगी और देश जो है 2070 के नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। इसलिए ग्रीन यूरिया सिर्फ एक उर्वरक नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कृषि और पर्यावरण तीनों के भविष्य के जुड़ा एक महत्वपूर्ण मिशन है। कौन कौन सा है तो देखिए, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा सुरक्षा हो गया, कृषि हो गया और पर्यावरण। ठीक है, तो ये आपको तो इन तीनों के भविष्य में जुड़ा एक महत्वपूर्ण मिशन है।